नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन और भारत की न्यायिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं इस बारे में बताऊंगी। न्याय पाना मानव स्वभाव है तथा अन्याय न होना सभ्य समाज की निशानी है। न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित की धारणा और आवश्यकता ने कानून तथा न्यायालयों को जन्म दिया है। प्रोफेसर गार्नर के अनुसार न्याय विभाग के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संघीय राज्य में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। न्यायपालिका न केवल केंद्र राज्य संबंधों के बीच अधिकारों का संरक्षण करती है, अपितु नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति भी सजग होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अधिकारों का अतिक्रमण किसी भी स्थिति में न हो, यह देखना भी न्यायपालिका का ही कार्य है। संविधान की समुचित व्याख्या न्यायपालिका द्वारा ही की जाती है। अब मैं बताती हूँ आपको भारत के उच्चतम न्यायालय के संगठन के बारे में। संविधान के अध्याय 4 व अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। प्रारंभ में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। 1956 में न्यायाधीशों की संख्या 11 व 1964 में 14 कर दी गई। 1986 के अधिनियम के अनुसार उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश व 30 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। भारत की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का स्थान है, उसके बाद उच्च न्यायालय, तदुपरांत जिला व सत्र न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय। संविधान में न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में भी बताया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय अथवा किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका हो या राष्ट्रपति की राय में प्रसिद्ध कानून वेत्ता हो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की भी एक विशेष प्रक्रिया है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कुछ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की अनुमति से की जाती है। यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 127 द्वारा की गई है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय वरीयता को महत्व देने की परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा के उल्लंघन के उदाहरण भी हैं। जैसे 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों जस्टिस शेलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े की उपेक्षा करके जस्टिस अजीत नाथ राय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगने लगा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक दबावों और प्रभावों के कारण की जाती है। तीनों वरिष्ठ न्यायाधीशों ने त्यागपत्र दे दिया। ऐसी ही घटना की पुनरावृत्ति सन 1977 में हुई, जब वरिष्ठतम न्यायाधीश श्री HR खन्ना के बजाय MH बेग को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। प्रसिद्ध कानूनी विशेषज्ञ श्री NA पाकलीवाला के अनुसार जस्टिस खन्ना को अपनी स्वतंत्रता और बौद्धिक सत्यनिष्ठा का मूल्य अदा करना पड़ा, पर यह कुछ ही उदाहरण है। जनता सरकार द्वारा वरीयता के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया गया तथा श्री YV चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए इस कदम की अत्यंत आवश्यकता थी। न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अधिकारों को सीमित करने के लिए 82nd संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किया गया। यह विधेयक कार्यपालिका को इस संबंध में अधिकार देने के पक्ष में था, पर यह विधेयक वापस ले लिया गया। उच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय पीठ के निर्णय के अनुसार जजों की नियुक्ति व तबादलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का 1993 का फैसला कानून बन गया है, जिसके अनुसार जजों की नियुक्ति के संबंध में अंतिम अधिकार मुख्य न्यायाधीश का होगा।
अब मैं बताती हूँ न्यायाधीशों के कार्यकाल एवं उनकी पद मुक्ति के बारे में। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। न्यायाधीश चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके स्वयं त्यागपत्र दे सकते हैं या किसी भी न्यायाधीश को दुर्व्यवहार तथा अक्षमता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक सदन को अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जाता है। न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन व सफाई देने का अवसर प्रदान किया जाता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार न्यायमूर्ति श्री वी रामास्वामी पर अनियमितताएं बरतने के आरोप में नवीं लोकसभा के 108 सदस्यों द्वारा महाभियोग लगाने की मांग की गई। आरोपों की जांच के लिए न्यायाधीश पीवी सामंत की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय जांच समिति 12 मार्च 1991 को गठित की गई। न्यायमूर्ति पर 14 आरोप लगाए गए थे, जिनमें से 11 जांच समिति द्वारा सही पाए गए। मार्क्सवादी दल के नेता श्री सोमनाथ चटर्जी ने 10 मई 1993 को महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया, पर आवश्यक बहुमत के अभाव में यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। जहाँ तक न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश के वेतन और भत्तों का सवाल है, प्रत्येक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्तों की व्यवस्था की गई है, जिसमें वाहन भत्ता भी शामिल है। न्यायाधीशों को आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है। समय समय पर न्यायाधीशों को पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य सेवा शर्तों में भी सुधार किए गए हैं। उन्हें वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि में से प्राप्त होते हैं, जिन पर संसद का कोई अधिकार नहीं है। केवल संकट काल को छोड़कर किसी भी न्यायाधीश के वेतन और भत्ते आदि में कमी या कटौती नहीं की जा सकती। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश देश के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता। न्यायाधीशों की वेतन और सुविधाओं में समय समय पर वृद्धि की गई है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि प्रसिद्ध वकील न्यायाधीशों से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के पद को बहुत अधिक आकर्षक नहीं मानता। अब मैं बताती हूँ बच्चों आपको कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय व्यवस्था की क्या विशिष्टताएं हैं। यद्यपि भारतीय न्याय व्यवस्था काफ़ी कुछ ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से प्रभावित है, तथापि इस देश की विशिष्ट परिस्थितियों, सामाजिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा विविधतापूर्ण परिवेश को दृष्टि में रखते हुए न्याय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन और समावेश किए गए हैं। इस प्रकार भारतीय न्याय व्यवस्था ने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। अन्य संघीय व्यवस्थाओं की भांति भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्था न होकर संपूर्ण देश के लिए एकीकृत तथा समन्वित न्याय की व्यवस्था की गई है। देश के समस्त न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं, जैसे राज्यों के उच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालय। दूसरी विशिष्टता इस संबंध में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वरीयता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर की जाती है। यद्यपि इस सिद्धांत के उल्लंघन के उदाहरण हैं, पर उन्हें अपवाद के स्वरूप में ही देखा जाना चाहिए। नियुक्ति की इस प्रक्रिया के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को दलगत राजनीति से दूर रखते हुए निष्पक्षता प्रदान करना है तथा योग्यता और वरीयता को महत्व देना भी है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों का कार्यकाल लंबा रखा गया है ताकि उनके जीवन के लंबे अनुभव तथा वैचारिक प्रौढ़ता का लाभ जनता को मिल सके। 65 वर्ष तक वे अपने पद पर रहते हैं तथा उन्हें अयोग्यता तथा कदाचार के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय अधिकतर 2 या उससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया जाता है, ताकि कई मामलों के विभिन्न पहलुओं पर कई दृष्टि से विचार करके निर्णय लिया जा सके।
इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, ताकि यदि संसद अथवा राज्य विधानमंडल संवैधानिक भावनाओं के विपरीत कार्य करें तो उनके कार्यों की समीक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जैसे सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की व्यवस्था भारत के संचित कोष द्वारा किया जाना, उनके कार्यकाल में वेतन व भत्तों में कटौती न होना, पद से हटाने की कठोर प्रक्रिया निर्धारित करना तथा अवकाश के बाद किसी न्यायालय में वकालत की अनुमति न देना इत्यादि। भारत की न्यायपालिका तथा कार्यपालिका संबंधी कार्यों को अलग किया गया है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट राज्य सरकारों के अधीन कार्य करते हैं, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं। लोक अदालतों द्वारा जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने का प्रयास भी किया गया है, जिनमें कानूनी दांवपेच से ऊपर उठकर सलाह और समझौते के आधार पर मामलों को निपटाया जाता है। इससे न केवल सामान्य न्यायालयों का कार्यभार घटता है, अपितु बदली भूमिका में न्यायाधीश रचनात्मक भावना के अनुरूप समाज और परिवार को जोड़ने का कार्य करते हैं। जनहित याचिकाओं के माध्यम से देश के निर्धन, अशिक्षित तथा असहाय वर्ग को न्याय दिलाना भारतीय न्याय व्यवस्था का एक नवीन और सुखद अध्याय है। इसके अतिरिक्त संसद तथा विधानमंडल के द्वारा अधिकरणों के माध्यम से भी विवादों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है, जैसे श्रम विवाद या खाद्य पदार्थ के उत्पाद तथा वितरण से संबंधित विवाद। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा आधिकारिक क्षमता में किए गए कार्यों की आलोचना नहीं की जा सकती। तो ये थी बच्चों भारतीय न्यायिक व्यवस्था की कुछ विशिष्टताएं या विशेषताएं। अगले व्याख्यान में मैं आपको भारत के उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय के कार्य या क्षेत्राधिकार क्या हैं, इसके संबंध में बताऊंगी। धन्यवाद।